सुविधाएं। तो बच्चों आज आप लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं के बारे में बताऊंगा। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में यानी औसत व्यक्ति की आयु केरल के औसत व्यक्ति की आयु से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल के पीछे है, केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जब जेब में रखा रुपये वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतया आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है। यानी आपके पास बहुत पैसे हैं जेब में, लेकिन प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है। यह तो आपको सबको मिलकर के ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं मिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रमण बीमारियों से भी नहीं बचा सकता है। यानी बहुत पैसे वाले हैं और संक्रमण बीमारी, जैसे आप देख रहे हैं कि आज कोविड-19 चला हुआ है, पूरे विश्व को झकझोर दिया है और एकदम तबाह कर दिया है। तो जब तक आपका यह पूरा समुदाय इससे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता, तब तक वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका वस्तु और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना? आप समझिए और सोचिए कि किसी स्थानीय इलाके की सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग गार्ड रखा जाए, वह सस्ता होगा। दोनों सोच सकते हैं आप क्या करते हैं अगर आपके गांव या इसके इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता है? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। यानी हर तरह की सुविधाएं सरकार को भी उपलब्ध कराना चाहिए जिसे हर तरह के सभी तरह के बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर भी मिल सके। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां को देखा जाए तो उच्च विद्यालयी शिक्षा भी नहीं ले पाती है क्योंकि दूर दराज लड़कियां नहीं जाती है। लोग लड़की जात महिलाओं को अबला समझते हैं, असुरक्षित समझ करके वह दूर भेजना नहीं चाहते हैं क्योंकि सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। सरकार भी और समाज भी इसके लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। इसीलिए यानी ऐसा उच्च शिक्षा लेने से अक्सर लड़कियां वंचित रह जाती है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है
क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना भी है। बच्चों, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हम अधिक महत्वपूर्ण चीजों की कीमत संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में हैं। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, यानी मानव विकास की रिपोर्ट देशों की तुलना जो है शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2018 का मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। तो आइए आप समझ सकते हैं कि यह तालिका 1.6 में वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ये देश हैं जिसमें श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश है। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि यह सकल राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में दर्शाया गया है 2011 के क्रम तालिका के अनुसार, कि श्रीलंका की जो है यानी 11,326 है। उसी तरह से भारत का जो है 6,353 है। तो म्यांमार 5,000 जो है 567 और पाकिस्तान जो है 5,331 और नेपाल जो है 2,471, बांग्लादेश 3,677। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये उनकी यानी आय डॉलर में है, अमेरिकी डॉलर में है। जन्म के समय संभावित आयु 2017 के अनुसार यानी इसमें देख रहे हैं कि यह 50.5 आंकी गई है श्रीलंका में। भारत में 68.8 आंकी गई है आयु जो है, और यह 66.7 जो है म्यांमार में, 66.6 जो है मतलब पाकिस्तान में, नेपाल में 70.6 मानी गई है, 72.8 जो है बांग्लादेश में मानी गई है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि विद्यालयों में औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक के 2017 के अनुसार यानी 10.9 आयु वर्ग के लड़के जो है यानी श्रीलंका में, यानी 6 से 4 जो है भारत में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4, 9 यानी 5, 2 इसी क्रम में जो है ये दर्शाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि 5.8 जो है बांग्लादेश में भी यह विद्यालय औसत आयु वर्ष या उससे अधिक के बच्चों की ये आंकड़े दर्शाए गए हैं। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक यानी 2016 के अनुसार दर्शाए गए हैं कि यह श्रीलंका में 76 है। तो वहीं आप भारत में 130 देख रहे हैं कि क्रमांक है, और 148 जो है म्यांमार का है।
150 क्रमांक जो है पाकिस्तान का है, 149 क्रमांक जो है नेपाल का है, 136वां क्रमांक जो है आपके बांग्लादेश का है। तो इस पर जो है आप देख सकते हैं कि यह कुछ टिप्पणियां भी हैं कि HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से जो इनकी क्रमांक सूचकांक क्या है, जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जन्म लेने के समय जो संभावित आयु कितनी होगी, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना जो दर्शाती है, संभावना की जाती है कि आदमी इतने वर्ष तक जीवित रह सकता है, वो हर देशों की अलग अलग है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की गई है, यानी प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की जाती है हर देशों में प्रति व्यक्ति डॉलर में की जाती है, ताकि उनकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जा सकती है कि $1 किसी व्यक्ति किसी भी देश के समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या आप यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोसी का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है, और हमारे जैसे देश बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 में यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आय संभावित में पीछे नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बहु बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी होता है। लोगों का जो स्वास्थ्य है, उनका कल्याण है, सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने की कुछ और पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। मेरे बच्चों, इसी क्रम में विकास की धारणीयता के बारे में भी आपको समझा रहा हूं। आज का यह टॉपिक है कि हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, यानी कैसे हो हम परिभाषित करें विकास को, तो अभी के लिए मान ले कि एक विशेष देश काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, यानी धारण करने योग्य नहीं है। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। अब हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये देखिए, उदाहरण 1 भारत में भूमिगत जल पर दिया गया है। यानी कैसे उदाहरण दिया गया है कि भारत में भूमिगत जल पर दिया गया है कि हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट, यानी खतरा उत्पन्न हो गया है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 साल में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक
गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का यानी भारत का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत की चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है कि यहाँ पानी का अति शोषण हो रहा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल की अति उपयोग हो रहा है? क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? यानी यह संकट की ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी ऐसा होता रहा तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह कुएं से कैसे जो है पानी निकाला जा रहा है। पहले लोग निकालते थे, अति शोषण नहीं होता था, लेकिन आज जो है बहुत अति शोषण हो रहा है, यानी कृषि सिंचाई के लिए चाहे नगरों में अन्य कार्यों के लिए। भूमिगत जल की नवीकरणीय साधन का उदाहरण है फसल और पौधों की तरह से इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी यह इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही है पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इन साधनों का अति उपयोग कर रहे हैं। जो पुनः पूर्ति जो हो रही है उससे अधिक कहीं उपयोग कर रहे हैं हम मानव, तो यह साधन अति उपयोग कहा जाएगा। यानी अति उपयोग कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मतलब यह आपके यानी गैर नवीकरण साधन वो हैं जो कि वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी हमें ऐसा नए संसाधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हम पहले कोई जानकारी नहीं थी, नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरण संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हम पहले जानकारी न हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। नीचे दी गई तालिका को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण 2 में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को देखिए। यानी तालिका 1.7 में कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार यानी क्षेत्र यानी देश मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विश्व के देश है, और ये भंडार है 2017 के अनुसार 1000 मिलियन में बैटल। यानी यह तेल जो निकाला जा रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है यानी 800 यानी 7 दशमलव जो है यानी ये बैटल निकाले जा रहे हैं 1000 मिलियन में। वहीं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये 50 है और विश्व में जो है पूरा यानी 1696.6 है। तो इसी तरह से भंडारों के चलने की अवधि वर्षों में कोई 70 वर्ष से चल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मतलब यह 10.5 वर्ष से चल रहा है, 50 वर्ष से चल रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह स्रोत जो है BP स्टैटिस्टिकल रियो आप जो है वर्ल्ड NG जून 2018 पृष्ठ 12 से लिया गया है। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान कॉलम 1 को दर्शाती है कि अधिक महत्वपूर्ण है। यह भी यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का उपयोग
वर्तमान दर पर चालू रहे तो भंडार कितने वर्ष चलेंगे, यह संपूर्ण विश्व के लिए, किंतु अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियां हैं। इस भंडारों में केवल 50 वर्षों में, ये जो भंडार है 50 वर्षों में, केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। भारत जैसे देश में इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल की पर्याप्त भंडार नहीं है, तेल की कीमत बढ़ती है तो प्रत्येक पर जो है भार पड़ता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिसके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे सैन्य और आर्थिक शक्ति से के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में भी है। कई अन्य मूल नए विश्व खड़े कर देता है, यानी मूल नए विषय खड़े कर देता है। तो क्या इस किसी देश के विकास की प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए आप लोग, किसी देश के विकास के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? भारत को कच्चे तेल के आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान कर सकते हैं? तो यह बातें हैं। पर्यावरण में इससे गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और जो है राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देवगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है, यानी पूरे संसार, पूरे देश का भविष्य इससे परस्पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, और जिसमें एक तरह से वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तभी इस समस्या से निपटा जा सकता है और इस गिरावट से बचा जा सकता है। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। जो विकास है, प्रगति है, समृद्धि है, यह प्रयास, यह प्रश्न हमेशा चलता रहेगा। ये जीवन के साथ साथ चलता रहता है। हर समय जो है, हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते, हर स्तर पर हम व्यक्तिगत स्तर पर भी और समाज का सदस्य होने के नाते भी यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, यानी हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए विकास पर बहस जारी है। धन्यवाद।